आज की वीडियो में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिलेशन देखेंगे साइकोलॉजी के अदर ब्रांचेस से। रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन किसका? पॉजिटिव साइकोलॉजी का। इससे पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां पर हमने अब तक पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस, उसकी डेफिनीशन, इनके बारे में बात किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम हेल्थ साइकोलॉजी के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का हेल्थ साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है। अगर इसको हम दो शब्दों में कहें तो, या समझने के लिए अगर आप जानें तो इस तरीके से जान सकते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी का पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ काफ़ी धनात्मक रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब अगर हेल्थ आपका बढ़ेगा या आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो आपका हेल्थ भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी में किसकी बात की जा रही है? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एक पर्सन के अंदर क्या क्या उसकी गुण हैं और ऐसे गुण जो उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको विकास के लिए प्रेरित करते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर बात होती है। आशा की बात होती है, होप की बात होती है। और अगर किसी व्यक्ति में ये सारे गुण हैं तो क्या होगा? उसका हेल्थ, जाहिर सी बात है कि आगे ही जाएगा, उसका हेल्थ अच्छा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। अब हम नोट्स देखते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का सकारात्मक मनोविज्ञान से धनात्मक संबंध है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। किसके अंदर? जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसके अंदर हम किस पे ज़्यादा बल देते हैं? स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसे इससे पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी था, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम सिर्फ मनोरोगों की ही बात करते थे, सिर्फ ऐसी चीज़ों को देखते थे जो व्यक्ति की पर्सनालिटी में या व्यक्ति के पूरे बिहेवियर में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, उन्हीं को देखते थे। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो पर्सन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि सकारात्मक मनोविज्ञान में जो हाल फिलहाल में अध्ययन हुए, उनके अनुसार ये बताया गया कि सकारात्मक संवेग का भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि नकारात्मक संवेग का पड़ता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, दोनों का सेम प्रभाव? तो वो कन्फ्यूजन नेक्स्ट लाइन में दूर हो जाएगा कि प्रभाव तो वैसे ही पड़ता है लेकिन उसकी दिशा अलग होती है, मतलब लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे अगर सकारात्मक व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मकता बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका हेल्थ भी बढ़ेगा, समझे? और नकारात्मक संवेग का क्या होगा? या इस तरीके से इसको समझे कि अगर सकारात्मकता बढ़ेगी तो नकारात्मकता अपने आप ही कम हो गई। तो सकारात्मक संवेग नकारात्मक संवेग के समान ही प्रभाव डालता है लेकिन विपरीत दिशा में प्रभाव डालता है। सकारात्मकता बढ़ने से व्यक्ति पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, उसके हेल्थ में सुधार आता है, और नकारात्मकता बढ़ने से उसके हेल्थ में गिरावट आती है। जैसे देखें आगे बताया गया है कि नकारात्मक संवेग जैसे तनाव हो गया, क्रोध हो गया, रोष यानी ईर्ष्या हो गया, असंतोष हो गया, ये सभी हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालते हैं? आप देखिए, ये सभी हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं, और जिनकी वजह से कई बार हमारा जीवन या हमारा स्वास्थ्य संकट में आ जाता है। पर्सन क्रोध में आकर, गुस्से में आकर वो दूसरे का सर फोड़ देता है या खुद सुसाइड कर लेता है। वहीं पर अगर हम सकारात्मक संवेग की बात करें, पॉजिटिव इमोशंस की बात करें, जैसे जो कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या उसके अलावा उसके अंदर संतोष रहता है, हर चीज़ को लेके प्यार रहता है, वो जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी उसकी कंडीशन है, अगर उस पर वो गर्व महसूस करता है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं? ये चीज़ें उसके हेल्थ में, शारीरिक हेल्थ में, उसके मनोवैज्ञानिक हेल्थ में, उसके सामाजिक रिलेशनशिप में या सामाजिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करती हैं। और इनका असर क्या होता है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसका भावनात्मक स्वास्थ्य और उसकी जो एडजस्टमेंट की स्किल है वो भी डेवलप होती है, और वो अपने कार्यों को बौद्धिक रूप से अच्छे से कर पाता है। मतलब वो अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल कर पाता है। तो आपने देखा कि सकारात्मक मनोविज्ञान का स्वास्थ्य मनोविज्ञान से क्या संबंध है। अब हम नैदानिक मनोविज्ञान का देखते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान का सकारात्मक मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो नैदानिक मनोविज्ञान आप सभी
ने पढ़ रखा होगा कि नैदानिक मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, हम निदान करते हैं। हम किसी भी शारीरिक समस्या या अगर मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो खासकर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का या मनोरोगों का निदान करते हैं। निदान करना मतलब उनका पता लगाते हैं, उनके लक्षणों का पता लगाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझें कि कोई पर्सन है और उसको बुखार आ रहा है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि डॉक्टर मुझे ठंड लगता है और ठंड लग के मुझे बुखार आता है। डॉक्टर उसे क्या करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और वो बताएंगे कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं वो मलेरिया के बुखार से मिल रहे हैं, यानी आपको मलेरिया हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लक्षणों को देख पर एक डायग्नोस तैयार किया। उसके लक्षणों के आधार पर वो एक निदान तक पहुँचे, एक डायग्नोसिस तक पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि आपको बुखार जो है वो मलेरिया का है। वैसे ही मनोवैज्ञानिक क्या करते थे, मनोवैज्ञानिक रोगियों का डायग्नोस करते थे और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाते थे। लेकिन पहले ये काम होता था, बाद में क्या हुआ, बाद में मनोवैज्ञानिक इससे थोड़ा सा हटने लगे। खासकर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में वो लोग इन चीज़ों से हटने लगे कि हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हम लोगों की परेशानियों को ही खोजें, लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को ही खोजें, क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ साथ भी पर्सन के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इनका काम ये था या ये करना चाहते थे कि वो आवश्यकता पड़ने पर रोगी की मदद भी कर सके। मतलब इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो सिर्फ उपचार पद्धति थी या सिर्फ मनोविकृतियों को डायग्नोस करने का ही काम था, उससे थोड़ा सा हटने लगे, उससे स्थानांतरित होने लगे और किधर बढ़ने लगे, रोगियों के अंदर या व्यक्तियों के अंदर जो पॉजिटिव साइन है, जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक उसके गुण हैं, उनको ध्यान देने लगे और उनको बढ़ाने का प्रयास करने लगे। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि उनका मानना था कि इस उपागम में बीमारी की रोकथाम एवं सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन संबंधी मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए। मतलब कैसे हम बीमारी की रोकथाम करें और कैसे व्यक्ति का जो मेंटल हेल्थ है उसको पॉजिटिव बनाएं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसका हेल्थ अपने आप ही क्या करेगा, उन्नयन करेगा, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक। और इन्हीं लोगों का ये प्रयास था कि जिसकी वजह से बाद में साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइकोलॉजी आया और पॉजिटिव साइकोलॉजी डेवलप हुआ और आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान देखा हमने। अब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान कैसे संबंधित है, किससे, सकारात्मक मनोविज्ञान से। अब विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, तो आप सभी ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम बच्चे की ग्रोथ का अध्ययन करते थे। क्या करते थे, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, उसका अध्ययन करते थे और साथ में ये देखते थे कि उस ग्रोथ के दौरान उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रुक गया हो, वो जिस तरीके से उसका ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ना हो पा रहा हो, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या है, इनका पता लगाते थे। पहले यही चीज़ होता था, लेकिन बाद में जब पॉजिटिव साइकोलॉजी का विकास हुआ तो उन चीज़ों से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ा गया। जैसे पहले यहाँ पर देखें बताया गया कि इनका काम क्या था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हो रही है जो बच्चे के स्वास्थ्य को, यहाँ पर स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य विकास को खतरा पहुँचा सकती है, या कोई ऐसा अभाव, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो गरीबी के माहौल में होते हैं, उनके माता पिता बहुत गरीब होते हैं, या वो उनका बचपन से ही शोषण होता है, या उनके माता पिता अगर मान लीजिए कोई दुर्व्यसन कर रहे हैं, जैसे शराब पीना हो गया या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना हो गया, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों का जो क्या रहता है, ग्रोथ रहता है, वो रुक जाता है और ऐसे बच्चों का सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास दूसरे बच्चों की तुलना में कम होता है। कैसे बच्चों की तुलना में, जो ऐसी कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में
नहीं रह रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 1970 के बाद इस चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मतलब मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों ने अपना ध्यान किधर दिया, अपना ध्यान उन्होंने उन बच्चों एवं वयस्कों पर दिया जिनमें वह गुण एवं क्षमताएं जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी विकसित नहीं हुई थी, उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया। मतलब उनकी सिर्फ निगेटिव पहलुओं को नहीं दिया गया, उनके पॉजिटिव पहलुओं पर बल दिया जाना लगा कि नहीं, इनके अंदर ऐसी भी क्षमताएं, ऐसे भी गुण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना ग्रोथ कर सकें। और आप देखें, जितने भी आज बड़े व्यक्ति बने हैं या महान व्यक्ति बने हैं, वो बचपन में किसी न किसी विपरीत परिस्थिति में ही रहे, लेकिन वो कैसे ग्रोथ कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पर मास्टर ने एक चीज़ बताया, उन्हें प्रतिस्पंदनता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब किसी भी कठिन या गंभीर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना और उस परिस्थिति में अपना विकास करना, ये कहलाता है रेजिलियंस या प्रतिस्पंदनता। तो इसी चीज़ का यूज़ करके, रेजिलियंस का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक मनोविज्ञान का जो मेन मतलब फोर्स दिया गया, ज़्यादा बल दिया गया, वो किस पे दिया गया, मानव की शक्तियों पर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज मनोविज्ञान के साथ इसके संबंधों की। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सेम चीज़ यहाँ पर भी उससे मिलती जुलती ही चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के निर्धारण में सामाजिक संबंधों की संतुष्टि एवं दूसरों से सहायता प्राप्त या सहयोग का असाधारण महत्व होता है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दोस्त काफ़ी अच्छे होते हैं, या अगर उनके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं तो वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी या वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, अपने आप को मैनेज कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्तों का उन्हें साथ मिलता है और वो सब मिलकर उसे उस कंडीशन से निकाल ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संतोषप्रद जीवन की जो आधारशिला होती है, आधारशिला सामाजिक संबंधों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। अगर आपके सामाजिक संबंध अच्छे हैं, आपका पारिवारिक संबंध अच्छा है, तो क्या होगा, आपके अंदर सकारात्मकता का विस्तार होगा। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय है और उसके पास अच्छे मित्र भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और वहीं पर अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति में क्या होगा, निगेटिविटी बढ़ेगी, वो ज़्यादातर परेशान रहेगा और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अंदर होना चाहिए, ये अंडर हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। उसके अंदर नकारात्मकता बढ़ती जाएगी जो आगे चलकर फिर मनोरोग का रूप ले लेगी। तो सामाजिक संबंधों को अगर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने पॉजिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी का विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।